फिर बच्चों चलिए आज हम पढ़ेंगे इतिहास पार्ट 5 जो है औद्योगिकरण का युग। यानी कि मैं आपके लिए वो टॉपिक्स लेकर आ रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है तो सबसे पहले क्या है प्राच्य, यानी कि ये प्राच्य क्या है, तो यह शब्द उन देशों के लिए प्रयोग किया जाता है जो यूरोप के पूर्व में स्थित है। यानी यूरोप के पूर्व में जो स्थित है उन देशों को क्या कहते हैं, प्राच्य। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो है यूरोप से पूर्व में कौन से है, एशिया है। ठीक है, तो एशिया देश है, बाकी जो कंट्रीज हैं उन सभी को क्या कहते हैं, प्राच्य। चलिए आगे देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट है पूंजी। यह मुद्रा की बड़ी मात्रा है, यानी कि मुद्रा की बड़ी मात्रा जिसकी निवेश किया जाता है, व्यापार या उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो एक मुद्रा की बड़ी मात्रा है जो कि निवेश करते हैं प्रॉफिट यानी कि इनकम कमाने के लिए, उसको हम पूंजी कहते हैं। ठीक है, अब आता है क्या, समाजवादी। समाजवादी क्या है, यानी कि समाजवाद क्या है, जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति का समान हिस्सा होता है, मुख्य उद्योगों पर स्वामित्व और नियंत्रण कार्य होता है, उसको क्या कहते हैं, समाजवादी। कहने का मतलब होता है कि एक देश में जो कि हर एक व्यक्ति के समान हिस्सा बराबरी का होता है, उसको हम समाजवादी कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और हर 40 बच्चों को अधिकार है कि वो स्कूल में पढ़ सके, क्लास में किसी भी टीचर से वो कुछ भी प्रश्न पूछ सके और वो समझ सके। ठीक है, और इसके अलावा अगर स्कूल में कोई भी तरीके के बेनिफिट आता है गवर्नमेंट के द्वारा तो सभी बच्चों को समान रूप में दिया जाए, तो उसको क्या कहेंगे, हम समाजवादी कहेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है, तीसरा जो चौथा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट है आपका कि स्पिनिंग जेनी क्या है। स्पिनिंग जेनी क्या है, तो ये क्या है बच्चों, सूत काटने की मशीन है। जो सूत होते हैं ना, जो धागा है, धागा काटने की एक मशीन है जो कि जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक है, ये समझ गए आपको, स्पिनिंग जेनी। अगला देखिए स्टेपल क्या है। स्टेपल एक व्यक्ति जो रेसों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है, उसे ठीक है छांटता है, उसको स्टेपल कहता है। यानी कि मान लीजिए जैसे ये रेसों के हिसाब से, यानी कि किसमें ज्यादा रेसा है, किसमें कम है, या फिर अच्छा क्वालिटी खराब क्वालिटी, उसको स्टेपल कहते हैं। अब क्या है फुलर्ज। फुलर्ज, ये फुलर्ज क्या है, चुंटों के सहारे पर कपड़े को समेटना, यानी कि चिमटों के जो चुंटों के सहारे कपड़े को समेटना, उसको कहते हैं फुलर्ज। और कार्डिंग वह प्रक्रिया है जिसके आसपास ऊन आदि के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कार्डिंग कहते हैं। अगला देखिए आठवां पॉइंट है फ्लाई स्टल। फ्लाई स्टल ये क्या है, रस्सियों या पुलियों के जरिए जलने वाला एक, ठीक है, एक त्रिकोण औजार है जो जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहते हैं, उसको फ्लाई शटल कहते हैं। आगे देख लीजिए, भारत में सबसे पहली जूट मिल कलकत्ता में लगाई गई थी। यानी कि जो जूट मिल भारत में सबसे पहले कहां लगाया गया था, तो वो कलकत्ता में है। देखिए 10वां पॉइंट देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं कि भारत में सबसे पहले भारतीय जूट मिल लगाने वाले व्यवसाय का नाम सेठ हुक्मचंद था। क्या नाम था, सेठ हुक्मचंद था, जो भारत में सबसे पहले लगाया था। सबसे पहला जो भारत में जूट का मिल लगाया गया तो वो कहां था, कलकत्ता में। ठीक है, आगे और देख लीजिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। अगला देखिए यहाँ पे बोल रहे ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। देखिए ये आपको बता दें, सबसे स्पिनिंग जेनी मशीन क्या था, ये एक सूत काटने की मशीन थी। तो अगर मान लीजिए कि जो आदमी लोग काम कर रहे थे, ठीक है, और जैसे कि 10 लेबर 15 लेबर काम कर रहे थे, ठीक है, और उस लेबरों के बदले में अगर मशीन काम करने लग जाए तो जो लेबर काम कर रहे थे वो तो खाली बैठ जाएंगे। तो इसलिए ब्रिटेन की जो महिलाएं थी उसने स्पिनिंग जेनी का विरोध किया। क्यों किया, क्योंकि मान लीजिए स्पिनिंग जेनी मशीन आ जाएगा तो क्या होगा कि वहां पे जो कामगार हैं वो खाली बैठ जाएंगे, उसको काम नहीं मिलेगा। तो वही इसमें दिया गया कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले करने की वजह था कि 1764 में मशीन बनाई गई थी जो कि कटाई प्रक्रिया तेज कर दी थी और मजदूरों की जो मजदूरी थी वो क्या गया, घट गया। मशीन होने के बाद क्या है गए, मशीनों में सस्ती काम होने लग गए, लेबर को हटा दिया गया। तो इसलिए वहां की महिलाओं ने क्या किया, विरोध किया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आप। आगे क्या है, आगे यहां तो दूसरा पॉइंट देख लिया क्या है, एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगे। यानी कि जो वो स्पिनिंग जेनी मशीन था वो बहुत ही आसान था, और जो एक आदमी मान लीजिए एक धागा काट रहा था, लेकिन जो मशीन थी वो एक बार में 4-5 धागे वो लपेट रहा था। जब इस मशीन का उपयोग उद्योग में होने लगा तो उन काटने वाली महिलाएं बेरोजगार हो गए। क्या हो गया, बेरोजगार हो गए, जिसके कारण है कि महिलाओं ने इस मशीन के लिए क्या किया, विरोध किया। ठीक है, मान लीजिए आपके लिए स्कूल में 10 टीचर हैं, 10 टीचर पढ़ा रहे हैं, और मान लीजिए कि एक ऐसा मशीन आ जाए, प्रोजेक्टर आ जाए जो 10 क्लास में लगा दिया जाए और एक ही जगह से पढ़ाया जाए और 10 क्लास में क्लासेस होने लगे। तो उस स्थिति में सारे जो 10 टीचर पढ़ा रहे थे वो क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो जेनी मशीन आया वो बहुत लोग बेरोजगार हो गए, जिसके कारण वहां की जो महिलाएं थी उन महिलाओं ने इन मशीनों का विरोध किया था। ठीक है, आगे देखिए ख पॉइंट क्या है, कह रहे कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर, ठीक है,
गंगा के जो किनारे किसान थे, किसानों और कारीगरों के काम करवाने लगे। 17वीं शताब्दी यूरोपीय शहरों के सौदागर जो थे किसानों और कारीगरों के काम करवाने लगे। निम्नलिखित कारण क्या था? 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप शहरों के सौदागर, ठीक है, गंगा तरफ रुखने करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। ठीक है, देखिए क्या है कि किसी भी देश में सबसे पहले जो लोग बसे थे वो गंगा के किनारे बसे हुए थे, ताकि गंगा के किनारे क्या होता है कि पानी की बहुलकता उपलब्ध होती है और वहां के जो आसपास के किनारे की जो भूमि होती है वो बहुत फर्टिलाइजर, मतलब कि उर्वरा शक्ति ज्यादा मिट्टी में होती है और उत्पादन भी ज्यादा होता है। तो जिसके कारण क्या हो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ के उत्पादन मांग होने लगे और जिसके कारण क्या हुआ कि वहां के किसानों को, लोगों को, कारीगरों को पैसे देते थे और वहां से खेती करा के जो उत्पादन होता था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने लगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मतलब होता है कि जहां पर जिस बाजार में कई सारे देश वहां पर आके माल को खरीद सके, बेच सके, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ठीक है, आगे देखिए, उस समय विश्व व्यापार के विस्तार, दुनिया के विभिन्न भागों में औपनिवेशिक स्थापना के कारण चीजें मांग बढ़ने लगी। क्या हुआ कि वहां पे जो मांग है वो बढ़ने लगी। ठीक है, आगे देखिए, सूरत बंदरगाह, जो देखिए यहाँ पे क्या है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया। सबसे पहले देखिए कि बंदरगाह क्या होता है। बंदरगाह का मतलब होता है कि जो समुद्र के किनारे जो छोटा सा जगह, मान के चलिए जहां पे बोट वगैरह, जो समुद्री जहाज वगैरह होता है वहां पे रुकता है, ठहरता है। ठीक, एक तरह का मान लीजिए स्टेशन या फिर बस स्टैंड की तरह, जैसे बस स्टैंड होता है उसी तरीके से वहां पे हवाई जहाज ठहरता है, रुकता है, उसको कहते हैं बंदरगाह। तो ये कहां है? समुद्र के किनारे। तो वही कह रहे हैं कि जो समुद्र के किनारे 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया। हाशिए का मतलब क्या होता है? हाशिए का मतलब होता है कि जो एक पिछड़ा हुआ, एक दबा हुआ। मान लीजिए कि आप जैसे आपके गांव में आपने या कहीं आपने देखा होगा कि हैंड पंप होता है। अगर मान लीजिए पहले हैंडपंप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, अब हर घर में क्या होता है कि बोरिंग लगा हुआ है, मोटर से पानी आता है। तो जो चापाकल हैंडपंप था वो क्या हो गया? बेकार हो गया, उसको कोई पूछता नहीं। तो उसी तरीके से जो सूरत के बंदरगाह था वो उस 18वीं सदी में तक हाशिए पे पहुंच गया, यानी कि वो अलग थलग हो गया, उसका कोई भी यूज नहीं हुआ। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत की खाड़ी तथा लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा था, जहां से दक्षिण पूर्वी एशिया, जो दक्षिण पूर्वी एशिया थे, खूब व्यापार चलता था, बहुत ज्यादा व्यापार चलता था। 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पे पहुंचने के निम्न कारण था, यानी कि वहां जो व्यापार था बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे 18वीं सदी हो गया तो वहां पे वो हाशिए पे पहुंच गया। उसका क्या कारण है? सबसे देखिए, पहला, आपूर्ति सौदागरों और जहाज मालिकों तथा निर्यातकों के बीच एक कड़ी बनने से यहाँ का व्यापार चलता था। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों ने नियंत्रण, यह नेटवर्क टूटने लगा था। ठीक है, 1750 में भारतीयों का जो नेटवर्क था वो क्या हुआ? टूटने लगा। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी, जो यूरोप में कंपनी थी उसकी ताकत बढ़ने लगी। उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारोदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे पॉइंट हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब एक दो पॉइंट में और पढ़ देता हूँ। 17वीं शताब्दी के आखिरी सालों में सूरत के जो बंदरगाह था, व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था। 1740 के दशक तक गिरकर केवल 30 लाख रह गया। यानी कि मान लीजिए वहां पे माल आ रहा था, माल जा रहा था, तो वहां पे जो व्यापारिक मूल्य की वृद्धि थी वो बढ़ रही थी, लेकिन वहां का व्यापार घट गया, तो वहां पे जो व्यापार का कुल मूल्य था वो भी घट गया। ठीक है, ये सारे रीजन था। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे और कुछ चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो देख लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति आगे सही या गलत लिखें, सही और गलत लिखें। करें 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति 80% तकनीक रूप से विकसित और उद्योगों के क्षेत्र में काम कर रहा था। सही बात है? नहीं, गलत है। 80 से नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में था ये, लेकिन पॉइंट गलत। अगला खो देखिए, 18वीं सदी तक महंगे कपड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। बिल्कुल सही था। 18वीं सदी तक भारत का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर बहुत यहाँ के जो कपड़े थे बहुत ज्यादा मांग थी। ठीक है, उसके बाद 18वीं सदी के बाद में यूरोप, ब्रिटेन, उस सब में जो कपड़ों की मांग बढ़ गई, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दबदबा कम हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा? बिल्कुल सही है। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। कमी नहीं है बल्कि वृद्धि हुई थी, क्योंकि अमेरिकी वहां पे जो गृह युद्ध चल रहा था तो भारत वहां मैन्युफैक्चर हो नहीं रहा था, भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा था, जिसके कारण यहां से सप्लाई ज्यादा हो गया और भारत की कमी नहीं आई बल्कि निर्यात हो गया। फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों के उत्पादन में सुधार हुआ। ठीक है, जो फ्लाई शटल आने के बाद क्या हुआ? हथकरघा कामगारों के उत्पादन में सुधार हुआ। बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पूर्व औद्योगिकरण का मतलब क्या है? पूर्व औद्योगिकरण का मतलब क्या हो गया? देखिए, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण उत्पादन होने लगा था। ठीक है, यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था, यह उत्पादन जो है फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण, प्रोटीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम देते हैं। ठीक है, उद्योगीकरण का मतलब होता है कि जहां पे देखिए बहुत सारी फैक्ट्रीज लग गए हैं और वहां पे बहुत जैसे कच्चे पदार्थ को उसमें इस्तेमाल कर करके उसमें से सामान को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे देखिए, उस 19वीं सदी में के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? देखिए क्या है कि 19वीं सदी में जो
पहले क्या करता था, जो मशीनों में काम होता था, लेकिन उसके बजाय श्रमिकों को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए उन्होंने बोला, देखिए, उद्योगपतियों के श्रमिकों की कमी या वेतन में मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज्यादा खर्च आने वाला हो। ठीक है, इसमें 19वीं सदी में यूरोप में जो थे उद्योगपतियों पे ऐसा कोई चेष्टा नहीं था। उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें मजदूरों को ज्यादा काम देना पड़ेगा और मशीनों में कम लगेगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने किया कि मशीनों के बदले हाथों से काम कराने के लिए ज्यादा इन्होंने फोकस किया। अगला देखिए पॉइंट क्या, जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहां उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। यानी कि कह रहे कि मौसम के भी बहुत ज्यादा था। मान लीजिए कि अगर मौसम खराब हुआ तो मशीन चलेगी नहीं तो वो काम हो नहीं पाएगा। इसलिए वो क्या करते थे कि लोगों को हाथ से काम करवाने के लिए ज्यादा पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पादक केवल हाथ से, और उसमें देखिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे उत्पाद होते हैं जो कि हाथ से ही तैयार किया जाता है, मशीन से नहीं किया जा सकता है, जैसे आज के दिन में भी। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने किया कि मशीनों के बदले हाथों पर ज्यादा उन्होंने फोकस किया। ठीक है, अगला देखिए क्या है, और कुछ पॉइंट है यहाँ पे जो मैं आपको बताता हूं। कुलीन और पूंजीपत्र वर्ग, ये तो यहाँ पे देखिए। अगला है, मैनचेस्टर के आगमन से भारत बुनकरों के सामने आई समस्या क्या थी? तो क्या क्या समस्या था वो देख लीजिए। भारत के कपड़ा निर्यात में कमी, जो ये भारत का कपड़ा निर्यात में क्या हुआ, कमी। देखिए, निर्यात और आयात दो चीजें होता है। एक आयात का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश से कोई भी चीज को, सामान को अपने देश में मंगाना, कहते हैं आयात। निर्यात का मतलब होता है अपने देश में किसी चीज को निर्माण करके दूसरे देश में बेचना, उसको कहते हैं निर्यात। तो वही करे कि उस समय क्या होगा, भारत का जो कपड़ा था निर्यात में कमी आया, लोगों को निर्यात नहीं होने लगा, यानी कि हमारे माल को वहां पे ज्यादा पसंद नहीं करने लगे। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश कपड़ा बेचने का दबाव था। स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगे थे। जो स्थानीय बाजार था वो सिकुड़ने लगे क्योंकि किसी लोगों के पास पैसे नहीं था, तो वो सामान खरीदेगा कैसे। कम लागत था, अच्छी कपास न मिलना, और जो कपास था वो अच्छी कपास नहीं मिल रहा था। तो अच्छी कपास नहीं मिलेगा तो उत्पादन भी सही नहीं होगा, और उत्पादन सही नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे भी नहीं। ठीक है, अगला देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत और औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, मैंने आपको पिछले बताया था, जो प्रथम विश्व युद्ध था कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में। तो यही कह भारत का जो औद्योगिकरण उत्पादन बढ़ने, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 1918 के बीच में, तो भारत का जो औद्योगिकरण था वो बढ़ गया था। ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि तो अंग्रेजों की युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कि जो लड़ाई हो रहा था तो वहां पे अंग्रेजों को कुछ चाहिए, जरूरत वाले सामान चाहिए, तो वो सामान वहां बन नहीं रहा था क्योंकि वो तो लड़ाई में व्यस्त थे। तो इसलिए भारत में क्या था कि कारखाने चल रहे थे और जो उनको चाहिए होते थे भारत बना देते थे और वो खरीद लेते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत का जो औद्योगिकरण था वो बढ़ गया। और इसके अलावा वर्दी के कपड़े वगैरह भी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और पॉइंट कौन सा है, ये 1930 की महामंदी के कारण। महामंदी का कारण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले पॉइंट यहां पे देख लीजिए कि महामंदी क्या होता है। महामंदी का मतलब होता है ये कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप जैसे अभी 2020 में कोविड-19 यानी कि ये कोरोना वायरस का काल चल रहा था, उस समय क्या हो गया, पूरा संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया, जिसमें कि लोगों के पास काम नहीं मिला था। काम नहीं मिला था तो काम नहीं करेगा तो पैसा भी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो जब पैसा नहीं रहेगा तो आप खरीदोगे क्या, तो जब खरीदोगे नहीं तो फिर माल बनेगा कहां। तो उस स्थिति से क्या हुआ कि महामंदी हो गया था 1930 के दशक में। कारण क्या था वो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्यात घटना, यानी कि निर्यात घट गया क्योंकि उसके पास पैसा बचा नहीं, पैसा बचाएगा तो नहीं खरीदेगा कैसे, खरीदेगा नहीं तो माल बनेगा नहीं, माल बनेगा नहीं तो फिर वो निर्यात कैसे करोगे। दूसरा, अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा यूरोप में देशों के लिए कर्जे बंद कर दिया। जो यूरोप के देश था जो अमेरिकी कर्ज देता तो वो उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद कृषि में अति उत्पादन, और जो कृषि हुआ अति उत्पादन हुआ। उद्योगों में मशीनीकरण, जो उद्योग थे वहां पे मशीन लगा दिया गया। अब मशीन लगा देंगे तो भैया ऐसा है कि मशीन ही काम करेगा, आदमी करेगा नहीं, आदमी करेगा नहीं तो आदमी को पैसा मिलेगा नहीं। ये सारे रीजन था। ठीक है, आगे देखिए क्या कि नए उद्योगों में परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके। नए उद्योग परंपरागत, जो ये नए उद्योग हुआ, जो परंपरागत का मतलब होता है जो पहले से उद्योग चल रही थी, जो नए उद्योग आए उनका जगह नहीं ले पाया। क्यों? कारण क्या था? तो देखिए, औद्योगिकरण में क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी। दूसरा था प्रौद्योगिक बदलाव की गति धीमी थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग है, जो कपड़ा उद्योग का एक गतिशील उद्योग है। उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों की बजाय गृह उद्योग द्वारा पूरा होता है। जो कारखाने होते हैं, जो गृह उद्योग होते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, इसके कारण से संपूर्ण होता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी काफी महंगी थी। जो प्रौद्योगिकी थी वो काफी महंगी थी। मशीनों की खराब हो जाती थी, उनकी मरम्मत पर काफी खर्च आता था। जो बड़े बड़े मशीन थी बहुत खराब हो जाती थी और वो काफी खर्च आता था, जिसके कारण। ठीक है, आगे देखिए क्या, भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने की क्यों लगा था। भारतीय सौदागर था वो सबसे पहले कि एरोप्लेन वगैरह, हवाई जहाज वगैरह नहीं चलता था। जो मालों का जो एक जगह से दूसरी का ट्रांसपोर्टेशन होता था वो जलीय यानी कि सौदागरों समुद्र के द्वारा ही होता था। तो उस स्थिति में ऐसा टूटने क्यों लगा? तो देखिए क्या है कि यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे स्थानीय अदालतों की विभिन्न प्रकार की रियायतें प्राप्त करने की व्यापार पर अधिक प्राप्त कर लिए थे। दूसरा पॉइंट, बाद में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। एकाधिकार प्राप्त का मतलब होता है कि
एक क्षेत्र में सिर्फ एक ही लोग बेचने वाला, यानी कि जो मान लीजिए कंपटीशन मार्केट में है नहीं, यानी कि एक ही जो मान लीजिए एक आपके क्षेत्र में अगर एक ही दुकान होगा तो 10 रुपए की चीज अगर 12 रुपए में देगा तो भी आप खरीदने को मजबूर हो जाएंगे, तो उसी को कहते हैं एकाधिकार। सूरत और हुगली, जो सूरत और हुगली, हुगली कहाँ है तो ये कलकत्ता में, कलकत्ता के ये हुगली नदी है, तो सूरत और हुगली बंदरगांव के व्यापार घटने जहां स्थानीय व्यापार कार्य चलाया करते थे। पहले जिस ऋण से व्यापार चलता था वह समाप्त हो गया, यानी कि ऋण जो चलता था, यानी कि जो अमेरिका वगैरह था उधर से ऋण मिलता था, लेकिन जब उस समय युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध, तो वो क्या हुआ, ऋण देना बंद कर दिया, जिसके कारण ऋण नहीं दिया तो वो काम भी बंद हो गया। ये सारे उसके प्रमुख कारण थे। आगे करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए बुन छात्रों को नियुक्त क्यों किया, तो उस समय क्या था कि वे बुनकरों को कर्ज देते थे, जो बुनकर थे जो कपड़े बुनते थे वो कर्ज देते थे ताकि वो किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके ना दे सके। दूसरा था वे खुद बुनकरों से तैयार माल इकट्ठा करते थे और उसको इकट्ठा करके मार्केट में बेचता था। वे खुद कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे, वो खुद ही जांच करते थे कपड़े सही बना कि नहीं बना। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या कि ब्रिटिश निर्माताओं विज्ञापनों की मदद से भारतीय व्यापार पर किस प्रकार कब्जा कर लिया। जो ब्रिटिश के जो निर्माता थे, जो कंपनी मतलब कि ब्रिटिश का जो निर्माण करने थे, जो फैक्ट्री था ब्रिटिशों का, वो भारतीय बाजारों पर नियंत्रण कर लिया विज्ञापनों की मदद से, यानी कि एडवर्टाइजिंग की मदद से। कैसे, तो देखिए उन्होंने क्या किया, उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर, अखबारों और मैगजीनों का प्रयोग किया, यानी कि जैसे कोई सामान मार्केट में उतारा, यानी कि उत्पादन किया, तो वो क्या करने लगे कि कैलेंडर, अखबार, मैगजीन इन सबको प्रयोग करके मार्केट में दिया ताकि लोग पढ़ेगा और उनके प्रोडक्ट को बिकेगा। दूसरा पॉइंट, तो लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर लगी होती थी, यानी कि जो भारत में देखिए देवी देवताओं के बहुत महत्वपूर्ण था, लोग बहुत पूजा पाठ करते थे, तो उन सभी प्रोडक्ट को क्या करते थे, भारतीय जो देवी देवता थे उनका तस्वीर उस पर देने लगा कि लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा और उस चीज को वो खरीदेगा। तीसरा पॉइंट, ईश्वर भी यही चाहता था कि लोग उनकी चीजों खरीदे। ठीक है, लोग यानी समझ रहे, विदेशों में बनी चीज भी भारतीयों को जानी पहचानी लगने लगे थे, यानी कि जो विदेश में बन रहा था लेकिन वो भारतीयों की तरह डेकोरेट करने लगा, यानी कि जैसे देवती देवताओं के उसमें फोटो वगैरह पोस्टर चिपकाने लगे, देने लगे, तो लोगों को भारतीयों को ये लगने लगा कि है ना ये भारत में बना है और विश्वास, और इसलिए उनकी मार्केट की वैल्यू बढ़ने लगी और उनकी माल बिकने लगा। आगे देखिए क्या है कि 1850 से 51 तक भारत के सूती माल के निर्यात में गिरावट क्यों आई, यानी कि 1850 से 51 तक भारत में सूती माल के निर्यात में, निर्यात का मतलब होता है कि हम जो माल बेचते हैं, 1850 से 1851 के बीच में जो भारत से माल ज्यादा जा रहा था उसमें गिरावट होने लगी। कारण क्या था, कारण था इंग्लैंड में सूती माल के उद्योग के विकास के कारण था, इंग्लैंड में आयातित माल पर आयात का लागना था। तीसरा पॉइंट, भारत में इंग्लैंड में निर्मित माल को बेचने का दबाव था, और ब्रिटेन में वस्त्र उत्पादन में नाटकीय वृद्धि हुई। ठीक है, 1870 के दशक आते आते भारतीय आयात 50% तक बढ़ गया था। ठीक है, आगे देखिए एक पॉइंट है, हुगली और सूरत के बंदरगांव के व्यापार धीरे धीरे खत्म होने का परिमाण क्या था, तो ये आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये था बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था जो कि आपके पेपर में यहां से कई प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।